Good morning, class 8. Today we'll be discussing the NCERT textbook question answers for the chapter Land, Soil, Water, Natural Vegetation and Wildlife Resources. आज हम इनके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे NCERT बुक के जो आपका चैप्टर है लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के. क्वेश्चन नंबर 1 है आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. पार्ट फर्स्ट, Which are the two main climatic factors responsible for soil formation? कौन से दो क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं ज़मीन के बनने के लिए, सॉइल की फॉर्मेशन के लिए आपके. आंसर है टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर टू मेन क्लाइमेटिक फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन. टेम्परेचर और रेनफॉल जो हैं वो दो मेन फैक्टर हैं, मेन क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपकी सॉइल की फॉर्मेशन के लिए. रेनफॉल कंट्रीब्यूट्स इन ब्रेकिंग द रॉक्स बाय अप्लाइंग प्रेशर. रेनफॉल जो है उसकी वजह से आपकी जो रॉक्स होती हैं वो टूटती हैं, ब्रेक होती हैं, क्योंकि आपका रेनफॉल का जो प्रेशर है उसके ऊपर पड़ता है बाय अप्लाइंग प्रेशर. टेम्परेचर fluctuations between hot and cold also form cracks in the rocks. जो टेम्परेचर है उसके फ्लक्चुएशन की वजह से जो आपका कभी गर्म होता है कभी ठंडा होता है उसकी वजह से क्रैक्स बन जाते हैं आपकी रॉक्स के अंदर, जिससे कि वो टूट जाती हैं. सेकंड क्वेश्चन, राइट एनी टू रीजंस फॉर लैंड डिग्रेडेशन टुडे. लैंड के डिग्रेड होने के दो कारण बताइए. Reasons for land degradation are number first, ever growing demand of the growing population. दो रीजंस जो हैं लैंड डिग्रेडेशन के, उनका पहला रीज़न है एवर ग्रोइंग डिमांड ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन. जो आपकी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, वो पॉपुलेशन बढ़ने के साथ उनकी जो डिमांड है वो भी बढ़ती जा रही है. डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर, जो जिसको आप डिफॉरेस्टेशन भी कहते हैं, जो फॉरेस्ट कवर है उसकी डिस्ट्रक्शन करनी ताकि वो अपने हाउसेस, बिल्डिंग्स ये सब बना पाएँ, और जो आपके ट्रीज़ हैं उनको काट देना ताकि हम उस पर एग्रीकल्चर कर पाएँ, ताकि हमारी जो खाने की नीड्स हैं उसको भी पूरा किया जा सके. तो इसकी वजह से आपकी लैंड जो है वो डिग्रेड होती जा रही है. वाई इज़ लैंड कंसीडर्ड एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स. जो लैंड है आपकी उसको एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स क्यों माना जाता है. लैंड इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स because it provides surface for agriculture, living, forestry, industries, construction, etc. Many activities take place on land. लैंड को आपका इम्पॉर्टेंट रिसोर्स इसलिए माना जाता है क्योंकि वो एक सरफेस, एक सतह देता है एग्रीकल्चर करने के लिए, रहने के लिए, फॉरेस्ट्री के लिए, इंडस्ट्रीज़ बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए हमें लैंड की ज़रूरत पड़ती है. इसलिए जो लैंड है वो आपकी एक अहम भूमिका निभाती है. ज़्यादातर एक्टिविटीज़ जो हैं वो आपकी लैंड पे ही होती हैं. स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट इंक्लूड्स अब नेम एनी टू स्टेप्स दैट गवर्नमेंट हैज़ टेकन टू कंजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स. दो स्टेप्स बताने हैं जो कि आपके गवर्नमेंट ने लिए हैं प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व करने के लिए. स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट इंक्लूड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेचुरल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. जो गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं उनमें से पहला स्टेप है नेचुरल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ को बनाना इंडिया के अलग अलग हिस्सों में. द पर्पज़ इज़ कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड वेजिटेशन रिस्पेक्टिवली. जो पर्पज़ है नेशनल पार्क्स का पर्पज़ है आपका वेजिटेशन को कंजर्व करना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ का जो आपका पर्पज़ है वो है वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना. सजेस्ट 3 ways टू कंजर्व वाटर. आपको 3 तरीके बताने हैं किस तरीके से आप पानी को कंजर्व कर सकते हैं. 3 ways टू कंजर्व वाटर आर एज अंडर्स. 3 जो तरीके हैं पानी को कंजर्व करने के वो हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर को हार्वेस्ट करना. इट इज़ द मेथड ऑफ कलेक्टिंग वाटर while
it rains so that it may come of use in the future। आपका जो पानी है, बारिश का पानी है, उसको कलेक्ट करना, उस पानी को आपने कलेक्ट करके रखेंगे तो आप फ्यूचर में उसको यूज़ कर सकते हैं। कलेक्ट करने के लिए आपको जो भी है, या तो आप बड़े बड़े कनाल्स खोद के, या तो आप बड़े बड़े पॉन्ड्स खोल के वहाँ पे उसको रिजर्वायर्स बना के भी उसको कंजर्व कर सकते हैं। रूफ़ के टॉप से जो है आप एक साथ जो जितना भी पानी होता है नालों का, वो एक ही जगह पे रिजर्वायर बना के उसको रिज़र्व कर सकते हैं, बाद में उसको यूज़ कर सकते हैं अपने कामों के लिए। Second, the canals used for irrigation should be properly built so that loss of water does not take place while the water is transported to the field। जो कनाल्स हैं वो इरिगेशन के लिए जिसको यूज़ किया जाता है, उनको प्रॉपरली बनाना, ताकि जो पानी का लॉस है, जब पानी देते हैं आप इरिगेशन के लिए, पेड़ों के लिए, तो जब वो फील्ड के अंदर ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो उस दौरान जो पानी है वो वेस्ट ना हो, उसको अच्छे तरीके से डायरेक्टली सीधा खेतों में जाना है और कहीं पे भी उसकी वेस्टेज ना हो। थर्ड पॉइंट, इन ड्राई रीजन ड्रिप और ट्रिकल इरिगेशन इज़ सजेस्टेड। जो सूखे इलाके हैं आपके, ड्राई रीजन्स हैं, वहाँ पे आपको ड्रिप इरिगेशन या ट्रिकल इरिगेशन को सजेस्ट किया जाता है कि आप वो यूज़ कर सकते हैं, जिसको स्प्रिंकलिंग भी कहते हैं, जिसके थ्रू आप पानी को स्प्रिंकल करके पेड़ों तक पहुंचा सकते हैं, जिससे कि पानी की बचत की जा सकती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको आंसर्स टिक करने हैं। जो करेक्ट आंसर होगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। इनमें से कौन सा फैक्टर नहीं है सॉइल को फॉर्म करने के लिए? टाइम, सॉइल्स टेक्सचर, ऑर्गेनिक मैटर। इसका आंसर है बी पार्ट, सॉइल टेक्सचर। ये फैक्टर सॉइल को फॉर्मेशन करने के लिए नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट टू चेक सॉइल इरोजन ऑन स्टीप स्लोप्स। स्टीप स्लोप्स पे अगर आपको सॉइल इरोजन को चेक करना है, रोकना है, तो कौन सा मेथड जो है वो अप्रोप्रिएट है? शेल्टर बेल्ट्स, मल्चिंग, टेरेस कल्टीवेशन। इसका आंसर है टेरेस कल्टीवेशन। टेरेस कल्टीवेशन आपका इसमें नहीं यूज़ किया जाता। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इन फेवर ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। कौन सा इनमें से ऐसा है जिसको फेवर नहीं किया जाता कंजर्वेशन, नेचर की कंजर्वेशन के लिए? स्विच ऑफ द बल्ब व्हेन नॉट इन यूज़, क्लोज द टैप इमीडिएटली आफ्टर यूजिंग, डिस्पोज पॉलीपैक्स आफ्टर शॉपिंग। तो आपका सी पार्ट जो है, पॉलीपैक्स को डिस्पोज नहीं करना है शॉपिंग के बाद, क्योंकि वो आपका पोल्यूशन बना कर सकते हैं, आपके नेचर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। आपको मैच करने हैं ये सारे। लैंड यूज़, आपका लैंड यूज़ जो है वो प्रोडक्टिव यूज़ ऑफ लैंड। लैंड यूज़ का मतलब है लैंड का प्रोडक्टिव यूज़ करना। ह्यूमस, ह्यूमस होता है आपका ऑर्गेनिक मैटर डिपॉजिटेड ऑन टॉप सॉइल। जो ऑर्गेनिक मैटर आपका टॉप सॉइल पे होता है उसको आप ह्यूमस कहते हैं। रॉक डैम्स, रॉक डैम्स जो है वो आपका सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ होता है। ए पार्ट। एरेबल लैंड, एरेबल लैंड जो है आपकी, वो आपका लैंड सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर को आप एरेबल लैंड कहते हैं। जिस लैंड को आप एग्रीकल्चर के लिए यूज़ कर सकते हैं उसको आप एरेबल लैंड कहते हैं। स्टेट वेदर द स्टेटमेंट, गिवन स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स। आपको ये बताना है कि ये जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। फर्स्ट स्टेटमेंट, गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन ऑफ इंडिया इज़ एन ओवर पॉपुलेटेड रीजन। पहली स्टेटमेंट है गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन जो है इंडिया के, वो ओवर पॉपुलेटेड रीजन है। दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। प्लेन्स एंड रिवर वैलीज ऑफर सूटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर। प्लेन्स और रिवर वैलीज जो हैं वो एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल लैंड है।
हैंस दे आर डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। और जो एग्रीकल्चरल लैंड होगी जहाँ पे रिवर्स भी होंगी वो आपकी डेंसली पॉपुलेटेड है हमारी दुनिया में। नेक्स्ट, वाटर अवेलेबिलिटी पर पर्सन इन इंडिया इज़ डिक्लाइनिंग। अगर हर एक इंसान के हिसाब से अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर देखनी हो तो वो धीरे धीरे डिक्रीज होती जा रही है। दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू दो वाटर इज़ प्रेजेंट इन अबेंडेंस, इसके बावजूद कि पानी अबेंडेंस में है, फ्रेश वाटर इज़ अ स्कार्स रिसोर्स। फ्रेश वाटर जो पीने का पानी है आपका वो बड़ा कमी है उसकी, स्कार्स रिसोर्स है, कम रिसोर्स है, कमी में। वाटर अवेलेबिलिटी इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम इन मैनी रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। बहुत सारे इलाकों में दुनिया के वाटर अवेलेबिलिटी जो है वो एक सीरियस प्रॉब्लम है। ड्यू टू द वेस्टेज ऑफ वाटर, डिफॉरेस्टेशन एंड पॉल्यूशन एंड डिप्लीशन ऑफ फ्रेश वाटर रिजर्व्स, द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ फास्ट डिक्लाइनिंग। क्योंकि पानी की वेस्टेज की जा रही है, डिफॉरेस्टेशन हो रही है, पोल्यूशन हो रही है, फ्रेश वाटर की डिप्लीशन हो रही है, उसकी वजह से आपकी अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर जो है वो बहुत जल्दी क्या है, डिक्लाइन होती जा रही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, रोज ऑफ ट्रीज प्लांटेड इन द कोस्टल एरियाज टू चेक द विंड मूवमेंट इज कॉल्ड इंटरक्रॉपिंग। ये आपकी स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है। द डिस्क्राइब्ड प्रोसेस इज कॉल्ड शेल्टर बेल्ट्स। जब एक रोज़ जो है कोस्टल एरियाज में लगा दिए जाते हैं प्लांट्स की, ट्रीज़ की रोज़, उसको आप शेल्टर बेड्स कहते हैं। जो आपकी इंटरक्रॉपिंग है वो आपकी एक ही जगह पे अलग अलग क्रॉप्स को उगाना जो है ऑल्टरनेट रोज़ में, उसको आप इंटरक्रॉपिंग कहते हैं, ताकि आपकी सॉइल को प्रोटेक्ट किया जा सके रेन वॉश से। ह्यूमन इंटरफियरेंस एंड चेंजेस ऑफ क्लाइमेट कैन मेंटेन द इकोसिस्टम। ह्यूमन इंटरफियरेंस और जो क्लाइमेट में चेंजेस आते हैं उसकी वजह से आपके इकोसिस्टम को मेंटेन किया जा सकता है। ये जो स्टेटमेंट है ये भी फॉल्स है। ह्यूमन इंटरफियरेंस एंड क्लाइमेट चेंजेस फॉर द मोस्ट पार्ट एडवर्सली इफेक्ट्स द बैलेंस ऑफ द इकोसिस्टम। इंटरफियरेंस और क्लाइमेटिक चेंजेस जो हैं ज़्यादातर पार्ट में एडवर्सली इफेक्ट करते हैं इकोसिस्टम के बैलेंस को। तो आपके क्वेश्चन आंसर्स ख़त्म होते हैं बच्चों। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है आप उसको मैसेज कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं और मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे बच्चों।